Namaskar. Today we will discuss a new branch of zoology called entomology. Now from the word itself you can see the word entomology has its origin in Greek language, where the word entomon, you can see that there are two parts, entomo and logi. So the word entomon means insect and the logos means knowledge. So if in one line, if we describe entomology, it is the study of insects, or the branch entomology deals in insects. Everything in insects we study in entomology. हिंदी में इसे कीट विज्ञान बोलते हैं और कीटों के अध्ययन को ही हम कीट विज्ञान अर्थात एंटोमोलॉजी बोलते हैं. नाउ बिफोर आई टेल यू और वी स्टार्ट आवर लेक्चर ऑन एंटोमोलॉजी, आई वुड लाइक टू टेल यू सम जनरल थिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स. So in the world there are 12 mega biodiversity regions and India is one of them. So India is one among the 12 mega biodiversity countries of the world, and 7% of the insects found in the world are found in India. Out of the total population of insects, 7% of the insect population is constituted by the India or our this mega biodiversity. So we can say that India is mega biodiversically very rich. जब भी हम किसी क्षेत्र या किसी स्थान विशेष के बारे में बायोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो वो स्थान जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है वो बहुत ही हेल्दी माना जाता है. बायोडाइवर्सिटी मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु जहाँ पाए जाते हैं, जितने ज़्यादा पाए जाते हैं वो स्थान, वो जगह, वह प्रदेश, वह देश मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन में आता है. इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर मोर देन 13 lakhs animal species exist in the world, and out of these nearly 9 lakhs fall under the class insecta. अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 13 लाख स्पीशीज पाई जाती हैं एनिमल्स की, जिसमें से कि सिर्फ 9 लाख स्पीशीज जो है इंसेक्ट्स को बिलोंग करती है. मैंने पिछले लेक्चर में जब मैंने कॉर्डेट्स के बारे में बताया था उसमें बताया था कि कॉर्डेटा वो जानवर हैं जो हमको अक्सर आँख से दिखते हैं, बड़े बड़े इतने टेट्रापोड्स वगैरह हैं जिनको हम देख पाते हैं, वो ज़्यादातर कॉर्डेट्स हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन इंसेक्ट्स में देखिए कि दुनिया की 13 लाख स्पीशीज में से 9 लाख सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स ही पाए जाते हैं. ऑनलाइन रिसोर्सेज टेल दैट देयर आर 10 क्विंटिलॉन इंसेक्ट्स ऑन अर्थ. अब क्विंटिलॉन, एक क्विंटिलॉन कितना होता है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं 10 फॉलोड बाई 18 जीरो. 10 के आगे जब आप 18 जीरो लगा देंगे उस संख्या से एक क्विंटिलॉन बनता है. तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आजकल जो बहुत फेमस है और उसी का इस्तेमाल करके हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि दुनिया में लगभग 10 क्विंटिलॉन इंसेक्ट्स हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर, और जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सिर्फ 7 बिलियन है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, which means that there are about, if you read this figure, 1 अरब 42 करोड़ 85 लाख 71,728.57 इंसेक्ट एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं. इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की है. इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है और इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कितनी है. अभी तक 92,000
9,25,000 species of insects have been identified in the whole world. पूरी दुनिया में इंसेक्ट्स की लगभग 9,25,000 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और इसमें से अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो 59,353 स्पीशीज जो कि इंसेक्ट्स के 27 ऑर्डर्स को बिलोंग करती हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। ये एक पेपर था वार्ष्णेय जी द्वारा, एक एंटोमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसका अपने पेपर में जिक्र किया था 1998 में। हो सकता है इसमें कुछ 100-200 स्पीशीज और बढ़ गई हों, क्योंकि इंसेक्ट्स में लगातार स्पीशीज पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। जैसे जैसे टैक्सोनॉमिस्ट नए एरियाज में काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ती रहती है। नाउ द लार्जेस्ट इंसेक्ट इज ए जाइंट बेटा called as Dienacrida heteracantha. This is the scientific name of the insect, which is the largest insect found in the world. अगर हम अपने नेशनल इंसेक्ट की बात करें तो हमारा जो नेशनल इंसेक्ट है वो बटरफ्लाई है। और कौन सी बटरफ्लाई, जिसका इंग्लिश कॉमन नेम स्वेलो टेल्स भी है, और एक ये फैमिली को बिलोंग करती है ये पर्टिकुलर बटरफ्लाई, जिसको हम बोलते हैं पैप्लियोनियडी। ये बटरफ्लाइज की बहुत सारी फैमिलीज हैं, जिसमें एक फैमिली पैप्लियोनियडी है, और इनके मेंबर्स को कॉमनली शैलो टेल्स बोलते हैं। और ये जो आपने जनरली विंटर सीजन्स में, अभी वसंत ऋतु आएगी, बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखेंगी, तो एक बड़ी कलरफुल बटरफ्लाई, काला लाल रंग का उसमें कलर होता है, वो अक्सर देखने को मिलती है। और उसमें पीछे उसके विंग की तरफ एक टेल टाइप की निकली होती है। सो दिस इज अवर नेशनल इंसेक्ट, The butterfly which belongs to the family Papilionidae, और इस Papilionidae में लगभग 550 स्पीशीज आती है, काफी बड़ी फैमिली है। एंड द मोस्ट पॉपुलर इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में हम किसी एक इंसेक्ट की बात करें जिसकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है तो वो चींटियां हैं, और ग्लोबली लगभग 10 to 1 लाख ट्रिलियन इंडिविजुअल्स ग्लोबली, 10 से लेके 1 लाख ट्रिलियन इंडिविजुअल्स आंट्स के दुनिया भर में पाई जाती है। एंड देयर आर मोर देन 10,000 स्पीशीज ऑफ आंट्स। चींटियों की लगभग 10,000 प्रजातियां हमको देखने को मिलती है। अबाउट 4 मिलियन इंसेक्ट्स हैव नॉट येट बीन एग्जामिन्ड एंड नेम्ड। इंसेक्ट्स की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और अभी तक ऐसा माना जाता है कि 4 मिलियन इंसेक्ट्स को अभी तक ना देखा गया है, ना उनका नामकरण हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले एक ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट का पेपर पढ़ रहा था, तो उन्होंने सभी एंटोमोलॉजिस्ट से ये रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट हैं रिसर्च एरिया में अगर आते हैं तो उनको टैक्सोनॉमी का एरिया चुनना चाहिए, क्योंकि टैक्सोनॉमी ही वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स को एग्जामिन करते हैं, कलेक्शन करते हैं और उनकी नेमिंग करते हैं। और आज की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें पर डे डजन्स ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मतलब दर्जनों इंसेक्ट की स्पीशीज पर डे खत्म हो रही हैं। तो जब अधिक से अधिक टैक्सोनॉमिस्ट इस फील्ड में आएंगे तो हम उन इंसेक्ट्स का कलेक्शन कर सकेंगे, और अगर खुद उसको एग्जामिन नहीं कर पाए, क्लासिफाई नहीं कर पाए, उनकी नेमिंग नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट आने वाली जनरेशन्स को वो कलेक्शन मिल जाएगा, जिससे कि हम उन इंसेक्ट्स के बारे में जान सकेंगे, उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में। वरना ऐसा होगा कि बहुत सारी इंसेक्ट स्पीशीज जो इस पृथ्वी पर आई और उन्हें हम जान भी नहीं पाए। तो ऐसा इसको बचाने के लिए अधिक से अधिक टैक्सोनॉमिस्ट को इस फील्ड में आना चाहिए। As I told you that there are large number of insects. There are about 9 lakh species of insects. Now to study all these insects, we have to make our studies very systematic. And to make them systematic, this branch is further divided
into different sub branches, into the following important branches to make our study more systematic and simpler. The different branches are the morphology, which includes anatomy, histology, cytology, then taxonomy, then embryology, then physiology, then ecology. Now most of us are familiar with all these words. When we say morphology, it means that we study the structure of a particular animal. And here, since we are talking about entomology, so here we will study about the insects, their body structure. Now, in the morphology, it comes anatomy, means how the internal structures of insects are, how their different systems are, what type of different organs are present in an insect. Then histology deals with the study of tissues, so what sort of tissue is present in the case of insects. Similarly, the cytology, we study different type of cells present in the insects. Now taxonomy, again, it deals with the collection, with the categorization and naming the insects. It all comes in the taxonomy. We collect the insect, we store them, we classify them, and we give them a particular name. So this is the main branch which make our study more systematic and simpler. This is the taxonomy. Then embryology, again, we study the development of insects. As we study invertebrates, in non-chordates, similarly we also study the embryology or the development of insects. How the development goes on, how fertilization takes place, how blastula, gastrula, all the processes are almost the same, but this all we study in the embryology. Then comes the physiology. Now, as the vertebrates, non-chordates and other animals, all the physiological process which we study in a well-developed animal, all these physiological processes are also present in the case of insects. So the study of all these metabolic activities like digestion, respiration, excretion, secretion, reproductive system, this all we study in the physiology. Then comes the ecology, where we study the ecological parameters, how they affect the growth and development of an insect, because these insects are very sensitive as per the temperature, humidity and other things are concerned, which is required for the proper development of an insect. So all these aspects and how they are beneficial to the environment, how they are beneficial to the ecosystem, this all we study, and how they play an important role in the ecology, this all we study in the ecology. तो ये सारी वो चीज़ें, ये सारी वो ब्रांचेस, मॉर्फोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी हो, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ये सब हम बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 में पढ़ते चले आ रहे हैं. उसी तरह से यहाँ पर इनमें इन्हीं हेडिंग्स के अंदर हमको इंसेक्ट को भी स्टडी करना पड़ता है. नाउ फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी आर, जनरली जब भी एंटोमोलॉजी की बात आती है दिमाग में खट से इंसेक्ट्स की बात आती है, और जब इंसेक्ट्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में मक्खी मच्छर का नाम ही आता है जो पहले ख्याल में आता है. लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं, और यही कारण है कि हमें इन्हें स्टडी करना पड़ता है. बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारी क्रॉप्स को, हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन इसके विपरीत ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो बहुत फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, जिनसे पूरी की इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है. इसलिए फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी आर, नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 मेडिकल, देन वेटनरी एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी एंड पैलियो एंटोमोलॉजी. नाउ agriculture entomology is again a very important branch of agriculture, because all the crops, whatever crop you can think of, they are damaged by and attacked by the insects at each and every stage of their development. जब से हम खेत में बीज डालते हैं और
जब फसल कट के हमारे गोदाम में चली जाती है, शुरू से लेके अंत तक हर स्टेज पे कोई ना कोई इंसेक्ट ऐसा जरूर होता है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये तो रही बात नुकसान की। उसकी दूसरी तरफ हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, इनमें जो पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्रॉप में दाने पड़ते हैं, पेड़ों पे फल उगते हैं, पेड़ों पे सब्जियां उगती हैं, जो पॉलिनेशन और जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो अभी इन्हीं इंसेक्ट्स द्वारा पूरी की जाती है। और 86% ऑफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस with the help of insects. So this is all we study in agricultural entomology. Then comes the medical entomology. ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो खुद तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन वो कैरियर होते हैं, और जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है मॉस्किटो है। हम सभी जानते हैं कि मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, लेकिन उसको कैरी करने का काम मॉस्किटो करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मक्खी है, हाउस फ्लाई, द कॉमन हाउस होल्ड इंसेक्ट, कॉकरोचेज हैं, इनसे बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं। सो दिस वी ऑल स्टडी इन द मेडिकल एंटोमोलॉजी। सिमिलरली इन द एग्रीकल्चर देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम पशुपालन के बारे में बताते हैं, चाहे वो गाय का पालना हो, दूध के लिए भैंस का पालना हो, शीप का पालना हो, गोट का पालना हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हम रियर करते हैं, और उन सारे एनिमल्स को भी इंसेक्ट जो है हार्म करते हैं। एंड दिस ऑल वी स्टडी इन दी वेटनरी एंटोमोलॉजी, क्योंकि जब हमको जानकारी होगी कौन सा इंसेक्ट किस पर्टिकुलर एनिमल को कौन सी बीमारी फैला रहा है, तभी हम उसका क्योर भी कर सकते हैं। सो दिस ऑल वी स्टडी इन दी वेटनरी एंटोमोलॉजी। देन कम दी इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी मीन्स देयर आर so many processes where these insects play a very important role in the industry. कहीं पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, कहीं पर जो है वो इंसेक्ट्स की वजह से बहुत सारी जैसे सिल्क इंडस्ट्री, लैक इंडस्ट्री, और आपकी एपीकल्चर इंडस्ट्री, शहद का मधुमक्खी पालन हो, चाहे रेशम कीट पालन हो, ये सारे के सारे जो है बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारी इंडस्ट्री पूरी की पूरी वो इंसेक्ट्स पे ही डिपेंड करती है। इसलिए there is another branch which is called as industrial entomology. Then comes the forest entomology. Forest again we depend for so many things on our forest. जितनी भी इमारती लकड़ी आती है जिसको हम टिम्बर बोलते हैं, it all comes from the forest. So again the forests are also being attacked by forest these insects, and this all we study in the forest entomology. And the last branch which is the paleoentomology, here we study the fossil of insects, the journey of insects, how they have evolved, from where they have evolved, and what all stages they have gone, and what we see in the present. Past में insects किस किस फेज से गुजरे हैं, कब इनका विकास हुआ, कैसे इनका विकास हुआ, ये सब हम पैलियो एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। इस तरह से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो एंटोमोलॉजी की जो मुख्य ब्रांचेज हैं वो यही हैं: एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, वेटनरी एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी एंड पैलियो एंटोमोलॉजी। After having studied different branches of entomology from economic point of view, now we will come more closer to our study of insects. And as we know that insecta is a class, or the insects, they belong to a phylum called as Arthropoda. This Arthropoda again has its origin from Greek language, in which the word arthros means jointed and podos means limbs. So in one sentence, if we want to describe arthropoda, we can say that the arthropod contain the members or organisms which have jointed limbs, or in the vice versa, all those animals which have jointed limbs, they are all placed in the phylum Arthropoda. Now here one thing interesting about Arthropoda is that Arthropoda
is the largest phylum of the animal kingdom. There are about 30 phyla present in the animal kingdom, and out of these 30 phyla, this Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom. Now, here are given the characteristic features of this phylum Arthropoda. Now, first and very foremost character of this phylum is that all these animals are bilaterally symmetrical, which means that there is a line from where if we cut this animal, they will be the exactly mirror images of each other. So they are bilaterally symmetrical. Then they are triploblastic, means during the course of development, the three primary germ layers, that is ectoderm, endoderm and mesoderm, ectoderm, mesoderm, endoderm, their development takes place, and we call these three layers as the primary germ layers, and the rest of the development of the body, it takes place from all these membranes, the ectoderm, mesoderm and endoderm. Such condition is known as triploblastic. Some lower category of animals, or in the lower non-chordates, we come across the diploblastic condition, but here the condition is ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहाँ पर कि गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन में हमको तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं, और इसीलिए इस कंडीशन को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. आफ्टर दिस, the another important character is that the members of this phylum Arthropoda, they show the metameric segmentation, means there is repetition of segment one after the other. This condition is known as metameric segmentation. Then the body is divided into three distinct regions, that is head, thorax and abdomen. If you see an insect, you catch any insect, cockroach, housefly, you will always see there is a head, then there is a part of thorax and then the part of abdomen. You can catch grasshoppers from the garden and you can easily observe all these three distinct regions. Then the majority of the body system segments, they possess a pair of jointed appendages. As I have already written that the one line, arthropod can be described as the animals which have jointed appendages. Then exoskeleton contains chitin, which is secreted by the epidermis, and therefore these insects, they have to go a process of molting, because this chitin cannot be expanded. So when growth has to take place, this chitin has to be broken and then the new chitin is formed. So they undergo a process called molting because of this chitin present in the exoskeleton. Then the alimentary canal is complete in case of arthropods, having mouth and anus at two anterior and posterior ends of the body. The metamorphosis takes place in the development. Now here a new word has come called as metamorphosis. Now metamorphosis is also a type of development, but here we, after the hatching of the eggs, we get an individual which does not resemble the adults or does not resemble the parents. Then that course of development is known as metamorphosis. So in the case of majority of the arthropods, this process of metamorphosis is there in the course of development. Now the phylum Arthropoda is further divided into 7 classes. The first class is Onychophora, second is Diplopoda, then Chilopoda, Symphyla, Crustacea, Arachnida and Hexapoda or Insecta. This is the class which is of our concern, and we will study this all in detail in our further classes. Now the first class of this phylum, this is Onychophora. That the common example is Peripatus. You all have studied this Peripatus in the BSc Part 1 course. So you are all familiar that it's a link between arthropod and annelids, the Peripatus. Then comes the Diplopoda. Here is the common example is millipedes. Generally in rainy season you find an insects of red brown color, very small insects
और उसको यहाँ पर हिंदी में लल्ली, घोड़ा और कई नामों से जानते हैं, और उसमें बहुत सारे पैर होते हैं. So that is a common example of Diplopoda and we call it as millipedes. Then in Chilopoda, the centipedes are the examples. Then Symphyla, the garden centipedes. Now the centipedes are the insects which generally have one pair of appendage in one segment. Now difference between these garden centipede and centipede is garden centipedes generally they are found below the soil. जनरली जमीन के अंदर ये पाए जाते हैं और इनके अंदर भी हर सेगमेंट में एक ही पेयर ऑफ अपेंडेज होता है. यही डिफरेंस है सेंटीपीड और मिलीपीड्स में. यहाँ पर हर सेगमेंट में एक से ज़्यादा अपेंडेज होती हैं, इसमें हर सेगमेंट में एक अपेंडेज होती है. Then we come to the next fifth class, is Crustacea. Crabs, lobster, prawns, shrimps. You have all studied prawns in your basic part 1. So that is the example from Crustacea. Then Arachnids, another class. It contains scorpions, king crabs, spiders, mites and ticks. The spiders is the very common example. जो मकड़ी हम देखते हैं उसमें 4 पेयर ऑफ अपेंडेज होते हैं and it belongs to the class Arachnida and this Arachna belongs to phylum Arthropoda. And the last and very important class which is of our interest as far as entomology is concerned is the Hexapoda or Insecta. And since I told you there are about 9,25,000 identified species of insects. Very huge group, very big class. And because of the presence of this class in phylum Arthropoda, the Arthropoda becomes the largest phylum of the animal kingdom, whereas Insecta becomes the largest class of the entire animal kingdom. हमारे इंटरेस्ट का यही आखिरी क्लास है एंटोमोलॉजी के लिहाज से. इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब अगली क्लास होगी. देन वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्टा एंड देन वी मूव ऑन टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ द एंटोमोलॉजी. लेकिन जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ. आप अगली क्लास में या जो वीडियो जब आएगा चैनल पे तो आप उसमें लिखेंगे हु इज़ द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी. Thank you very much.